12 जून 2026 को नीरज बवाना को सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित सिविल न्यायालय की एडीजे कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। मामला चिकित्सक अनुज गोयल से कथित रंगदारी मांगने और रकम न मिलने पर नर्सिंग होम पर जानलेवा हमला कराने की साजिश से जुड़ा बताया जा रहा था। उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के करीब 42 कमांडो होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती। इसी तरह भारत का दूसरे नंबर का गैंगस्टर कोई आधिकारिक पुलिस रैंकिंग नहीं है। देवबंद की अदालत के बाहर उस दिन का नजारा किसी सामान्य पेशी जैसा बिल्कुल नहीं था। सड़क पर पुलिस की गाड़ियां, कोर्ट के गेट पर हथियारबंद जवान, छतों से लेकर के गलियारों तक निगरानी और हर आने जाने वाले चेहरे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर थी। जिस आदमी को अदालत के सामने पेश किया जाना था वो कोई मंत्री नहीं था, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं था, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि भी नहीं था जिसकी सुरक्षा के पीछे संवैधानिक जिम्मेदारी जुड़ी हो। वो दिल्ली एनसीआर की अपराध की दुनिया का चर्चित नाम नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना था। वही नीरज बवाना जिसके नाम के साथ हत्या, रंगदारी, लूट, गैंगवार और संगठित अपराध के अनगिनत आरोपों की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। दावा किया गया कि नीरज बवाना को दिल्ली से देवबंद लाने और वापस ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस से करीब 42 हथियारबंद जवान और कमांडो सुरक्षा घेरे में लगाए गए। कोर्ट परिसर के बाहर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना अलग घेरा बना रखा था। संख्या की आधिकारिक पुष्टि भले सामने नहीं आई हो, लेकिन जो सुरक्षा दिखाई दी उसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या यह किसी अपराधी की पेशी थी या फिर किसी बेहद ताकतवर वीआईपी का एक दौरा। आम आदमी घंटों लाइन में खड़ा होकर के अदालत में दाखिल होता है। मंत्री और विधायक भी कई बार कुछ गिने चुने सुरक्षा कर्मियों के साथ नजर आते हैं, लेकिन एक जेल में बंद गैंगस्टर की पेशी के लिए पुलिस का ऐसा अभेद किला क्यों तैयार करना पड़ा। इस सवाल का जवाब नीरज बवाना की शख्सियत में नहीं बल्कि उस खतरे में छिपा है जो उसके नाम, उसके विरोधी और अदालतों में हो चुकी पिछली हिंसक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। किसी कुख्यात कैदी को भारी सुरक्षा देना सम्मान नहीं होता। यह पुलिस द्वारा दिया गया कोई वीआईपी प्रोटोकॉल भी नहीं है। वास्तव में यह उस खतरे को समझना, स्वीकार करना होता है कि रास्ते में हमला हो सकता है, कोर्ट में प्रतिद्वंदी गैंग गोली चला सकता है, कैदी को छुड़ाने की कोशिश भी की जा सकती है या फिर पेशी के बहाने दो गैंग आमने सामने भी हो सकते हैं। यानी जितनी भारी सुरक्षा दिखाई देती है उतना ही बड़ा सुरक्षा एजेंसियों का डर भी उसके पीछे छिपा होता है। नीरज बवाना का असली नाम नीरज सहरावत बताया जाता है। दिल्ली के बवाना इलाके से आने के कारण अपराध की दुनिया में उसका नाम नीरज बवाना पड़ गया। पुलिस रिकॉर्ड और पुराने मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसका अपराध से पहला सामना कम उम्र में मारपीट के एक मामले से हुआ था। इसके बाद अपराध का दायरा बढ़ता चला गया। मामूली झगड़ों से शुरू हुई कहानी कथित लूट, हत्या के प्रयास, जमीनों पर कब्जे, कारोबारियों से रंगदारी और संगठित गिरोह चलाने के आरोप तक पहुंच गया। अप्रैल 2015 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। उस समय वो दिल्ली की सर्वाधिक वांछित अपराधियों में गिना जाता था और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास तथा रंगदारी समेत दर्जनों गंभीर मुकदमे बताए गए थे। नीरज बवाना का नाम उस दौर में तेजी से ऊपर आया जब दिल्ली और हरियाणा के आपराधिक गिरोह वर्चस्व की खूनी लड़ाई लड़ रहे थे। नीतू दाबोदिया कभी उसका साथी बताया गया, फिर दोनों के रास्ते अलग हुए और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वर्ष 2013 में नीतू दाबोदिया पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में खाली हुई जगह पर कब्जे की लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में नीरज बवाना को रंगदारी नेटवर्क का बड़ा चेहरा और संगठित अपराध सिंडिकेट का कथित सरगना बताया गया। एक समय दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उसके लिए किंगपिन और कानूनहीनता का प्रतीक जैसे बेहद कठोर शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जिस मकोका मामले में ये आरोप लगाए गए उसमें वर्ष 2023 में अदालत ने नीरज बवाना और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था क्योंकि अभियोजन आरोपों का संदेह से परे साबित नहीं कर सका। यही वो बिंदु है दोस्तों जहां अपराध की खबर लिखित समय, आरोप और अपराध सिद्ध होने के बीच का एक फर्क समझना जरूरी है। पुलिस किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगा सकती है, चार्जशीट में संगठित गिरोह का सरगना बता सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अदालत करती है। नीरज बवाना के खिलाफ अलग अलग राज्यों में विभिन्न मुकदमे और आरोप रहे हैं, मगर हर मुकदमे का परिणाम अलग हो सकता है। इसीलिए उसे अपराध जगत का प्रभावशाली चेहरा कहा जा सकता है। लेकिन भारत का दूसरे नंबर का गैंगस्टर बताने वाली कोई आधिकारिक सूची या फिर सरकारी रैंकिंग यहां पर उपलब्ध नहीं।
अपराधियों की ताकत का अंदाजा उनके मामलों, नेटवर्क, हथियारों, गुंगोर और प्रतिद्वंदियों से लगाया जाता है, नंबर देकर के नहीं। देवबंद की पेशी का मामला अपने आप में बेहद गंभीर बताया जा रहा है। आरोप है कि एक चिकित्सक से रंगदारी मांगी गई और रकम नहीं देने पर उसके नर्सिंग होम पर जानलेवा हमला कराने की साजिश रची गई। इसी पुराने मामले में नीरज बवाना को देवबंद की एडीजे अदालत में पेश किया गया। यानी ये केवल किसी पुराने कागजी मुकदमे में तारीख लगाने की प्रक्रिया नहीं थी। ये मामला उस अपराध व्यवस्था की ओर इशारा करता है जिसमें कारोबारी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी डीलर और संपन्न लोग गैंगों के निशाने पर आ जाते हैं। पहले फोन आता है, फिर धमकी दी जाती है, रकम तय होती है और इनकार करने पर गोलियों के जरिए डर पैदा करने की कोशिश की जाती है। आरोप सही है या नहीं, ये अदालत तय करेगी, लेकिन पुलिस के लिए ऐसे मुकदमे में लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जब नीरज बवाना जैसे हाई रिस्क कैदी एक राज्य से दूसरे राज्य की अदालत में ले जाया जाता है तो पूरा अभियान कई स्तरों पर चलाया जाता है। जेल से निकलने का समय सीमित लोगों को पता होता है। रास्ते का चुनाव सुरक्षा एजेंसियां करती हैं। एक्सपर्ट वाहन आगे और पीछे चलते हैं। स्थानीय पुलिस को कोर्ट रूट, प्रवेश द्वार, लॉकअप, अदालत कक्ष और वापसी के रास्ते पर तैनात किया जाता है। कई बार वैकल्पिक मार्ग भी तैयार करके रखा जाता है। पेशी का जो समय होता है वो अचानक से बदल भी दिया जाता है। मीडिया, वकीलों और आम लोगों की भीड़ को निर्धारित दूरी पर रोक दिया जाता है। यह सब इसलिए नहीं कि आरोपी बहुत बड़ा आदमी है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि उस पर हमला होने या फिर उसकी मौजूदगी में हिंसा भड़कने का खतरा सामान्य कैदी की तुलना में कई ज्यादा माना जाता है। अदालत परिसर गैंगवार के लिए कितने संवेदनशील हो सकते हैं, देश पहले भी देख चुका है। अपराधी जानते हैं कि उनका दुश्मन किसी विशेष तारीख पर अदालत आएगा। सड़क या फिर ठिकाने की तुलना में पेशी की जानकारी जुटाना आसान हो जाता है। हमलावर वकील, पुलिसकर्मी, रिश्तेदार सामान्य नागरिक के रूप में भीड़ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। वर्ष 2017 में नीरज बवाना के मामा बताए जाने वाले काला असौदिया की झज्जर अदालत में पेशी के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ऐसी घटनाएं पुलिस की स्मृति में लंबे समय तक रहती और बाद की प्रत्येक पेशी की सुरक्षा को प्रभावित करती है। अब उस तस्वीर को आप फिर से देखिए। बीच में हथकड़ी और सुरक्षा कर्मियों के घेरे में एक आरोपी, उसके चारों तरफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवान, कोर्ट के बाहर अलग अलग थानों की पुलिस, वीडियो बनाने की कोशिश करते लोग, वकीलों और फरियादियों को रोकते सुरक्षा कर्मी। पहले नजर में लगता है मानो कि किसी राष्ट्रीय नेता का काफिला अदालत पहुंचा हो। सोशल मीडिया पर लोग सवाल करते हैं कि जब मुख्यमंत्री के साथ भी इतने जवान नहीं चलते तो आखिर गैंगस्टर को इतनी सुरक्षा क्यों दे दी गई। मगर असली तस्वीर उससे उलट है। मंत्री की सुरक्षा उसके पद और संभावित खतरे को देखते हुए होती है, जबकि गैंगस्टर की सुरक्षा मुख्य रूप से कानून की हिरासत, न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक सुरक्षा को बचाने के लिए होता है। पुलिस हिरासत में किसी आरोपी की हत्या हो जाए तो वो केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, वो कानून के शासन पर हमला माना जाता है। उसके साथ मौजूदा जवानों, वकीलों, न्याय कर्मचारियों और आम लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है। अदालत आरोपी को दोषी ठहराए या फिर बरी करे, उससे पहले उसे सुरक्षित अदालत तक पहुंचाना और वापस जेल ले जाना राज्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए किसी गैंगस्टर की सुरक्षा में दर्जनों पुलिसकर्मी दिखाना उसकी शान का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उसके आपराधिक इतिहास और उससे जुड़े खतरे का भयानक प्रमाण है। इस बारी सुरक्षा का एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। अपराधी के समर्थक इसे ताकत की तस्वीर बता करके प्रचारित करते हैं। वीडियो पर गाने लगा दिए जाते हैं, रील बना दिए जाते हैं और कैदी की पेशी को किसी फिल्मी डॉन की एंट्री की तरह पेश कर दिया जाता है। यही वो जगह है जहां खबर और महिमा मंडन के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। असलियत यह है कि सुरक्षा घेरे में चल रहा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। उसकी मंजिल कोई सत्ता का मंच नहीं, अदालत का कटघरा होता है। उसके आगे पीछे चल रहे जवान निजी अंगरक्षक नहीं, कानून की हिरासत बनाए रखने वाले पुलिसकर्मी होते हैं। नीरज बवाना की गिरफ्तारी को एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उसका नाम अब भी पुलिस अभियानों और उसके कथित गिरोह से जुड़े मामलों में सामने आता रहता है। अप्रैल 2026 में भी दिल्ली पुलिस ने उसके गिरोह में कथित रूप से जुड़े 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। इससे पता चलता है कि संगठित अपराध केवल किसी एक सरगना की गिरफ्तारी से खत्म नहीं होता। गिरोह छोटे समूहों, स्थानीय गुर्गों, जेल के संपर्कों और पुराने रिश्तों के सहारे जिंदा रह सकते हैं। हालांकि गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ आरोप अदालत में साबित होना आवश्यक है।
देवबंद कोर्ट की पेशी ने एक बार फिर उस विरोधाभास को सामने ला करके रख दिया है जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे होता है लेकिन उसके नाम का डर सलाखों के बाहर पहरा देता है। जिस व्यक्ति को कानून ने कैदी बना रखा है उसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सरकार को दर्जनों जवान तैनात करने पड़ते हैं, उसका काफिला निकालना पड़ता है, तो सड़क साफ कराई जाती है, कोर्ट में प्रवेश सीमित किया जाता है और हथियारबंद जवान मोर्चा संभाल लेते हैं। आम नागरिक को यह वीआईपी संस्कृति जैसा लगने लगता है, मगर पुलिस की नजर में यह जोखिम प्रबंधन है। सवाल सिर्फ वही है कि इन्हें गैंगस्टर कहें, मंत्री कहें या फिर विधायक। जवाब साफ है, मंत्री और विधायक जनता के वोट से पद पाते हैं। गैंगस्टर का परिचय उसके खिलाफ दर्ज मामलों, कथित आपराधिक नेटवर्क और अदालत में चल रही सुनवाई से बनता है। पुलिस की बंदूकें उसके सम्मान में नहीं उठती, बल्कि इस आशंका में तैनात रखी जाती है कि कहीं कोई गोली ना चल जाए। उसके आसपास बना सुरक्षा कवच ताकत का ताज नहीं, खतरे का लाल निशान है। नीरज बवाना उस दिन देवबंद आया, अदालत में पेश हुआ और पुलिस के घेरे में वापस ले जाया गया। कुछ देर बाद सायरन शांत हो गए, बैरिकेड हट गए और अदालत का काम सामान्य हो गया। लेकिन पीछे एक तस्वीर और कई सवाल छोड़ गए। आखिर अपराध का नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है कि एक आरोपी की पेशी पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था को अलर्ट मोड पर ला सकती है? जेल में बंद व्यक्ति के नाम से बाहर कौन लोग सक्रिय हैं? अदालतें गैंगवार का नया निशाना आखिर क्यों बन रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाज अनजाने में अपराधियों की सुरक्षा और पेशी को देख करके उनका महिमा मंडन तो नहीं करने लगा? क्योंकि सच यही है दोस्तों कि 42 कमांडो हो या फिर संख्या इससे कम और ज्यादा हो, अदालत के बाहर तैनात हर जवान अपराधी की प्रतिष्ठा का नहीं, कानून के सामने मौजूद खतरे का प्रतीक है। यह किसी डॉन की शाही सवारी नहीं थी, यह उस व्यवस्था की मजबूरी थी जिसे आरोपी को जिंदा अदालत तक पहुंचाना था, न्यायिक प्रक्रिया पूरी करानी थी और फिर उसी कठोर सुरक्षा घेरे में जेल वापस ले जाना था। कैमरे में दिखाने वाली तस्वीर भले वीआईपी काफिले जैसी लगे, लेकिन उस काफिले की आखिरी मंजिल सत्ता का गलियारा नहीं, जेल की ऊंची दीवारें थी। दोस्तों, आप देख रहे थे भारत नाउ लाइव और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। नमस्कार।